आज का जो क्वेश्चन है उसका मैंने नाम रखा है, आखिर एक आध्यात्मिक आदमी, एक स्पिरिचुअल आदमी इस आम सोसाइटी में कैसे रहे। क्वेश्चन बहुत लंबा है और बहुत अंदर की पीड़ा जाहिर हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को सुने। क्वेश्चनर पूछ रहे हैं, बुद्ध की अवेयरनेस या कृष्णमूर्ति की ऑब्जर्वेशन बहुत डिफ़िकल्ट काम है। जब भी मैं अवेयर रहने की कोशिश करता हूँ या चीज़ों को बिना किसी रेजिस्टेंस के साथ ऑब्जर्व करता हूँ तो जॉब पे बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब जो हम नौकरी करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। स्टाफ के बीच रह करके, मतलब अपने कलीग्स के साथ रह करके उनके साथ काम करते करते हंसना बोलना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें अवेयर होने नहीं देती हैं। और अगर उनके साथ ना इन्वॉल्व हो तो उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। घर में कोई मेंबर बीमार हो तो इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई कर जाता हूँ, वहाँ भी अवेयरनेस खो जाती है। ऐसा लगता है कि इसके लिए कम्प्लीटली संन्यास लेना पड़ेगा। जॉब के साथ या सोसाइटी के बीच में रहते हुए किसी को खुद कैसे अवेयर रखे, अपने आप को कोई खुद कैसे अवेयर रखे। एक पूरा दिन अवेयर होना कितना मुश्किल है। इसके अलावा इमोशंस के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है। खुद को आइडेंटिफाई कर जाता हूँ अलग अलग इमोशंस के साथ। घर पर या जॉब या सोसाइटी में कोई इन चीज़ों को नहीं समझता है। कह रहे हैं अगर आप कोई बिलीव करते हैं तो आपके जैसे बहुत से बिलीवर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना चाहता है तो कोई आपको समझने वाला नहीं मिलता है। उल्टा लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। इसमें जो पीड़ा महसूस हो रही है आपको, वो मैं समझ सकता हूँ। इसको हम लोग स्पिरिचुअल डिलीवरी की पीड़ा बोल सकते हैं। डिलीवरी समझते हैं? जो बच्चा जब होता है ना तो प्रसव पीड़ा होती है, बहुत पेनफुल होती है प्रसव पीड़ा। बच्चे को भी होती है और माँ को भी होती है। जब बच्चा पेट से निकलता है तो बच्चे को भी दर्द होता है, तभी तो बच्चा बाहर निकलते समय चीखता चिल्लाता है, और माँ को तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कितना दर्द होता है। ठीक ऐसे ही हम जब सोसाइटी से अलग होते हैं तो सोसाइटी को पीड़ा होती है। इसलिए सोसाइटी हमको अपने तरीके से जाने अनजाने खींचने की कोशिश करती है, अपने ही हमडम में, अपने ही केओस में, अपने ही रूटीन में। और वहीं पर हम भी अलग होना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा उद्धार किसी ऐसी अवेयरनेस की दुनिया में या ऐसा किसी स्टेट में हो जाएगा जो कि इस सोसाइटी से अलग है। तो हम अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस। ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस चीज़ को आपने इतने मार्मिक तरीके से एक्सप्रेस किया है, ये है रेजिस्टेंस। फाइट जो होती है कभी भी ज़बरदस्ती की नहीं होती। या तो हम किसी चीज़ को देखते हैं या तो नहीं देखते हैं। एक स्पिरिचुअल आदमी अगर अपनी लाइफ में किसी इमोशन को देखता है, ध्यान से देख पाता है, और उसको दिखाई देता है कि ये बहुत ही दुखदाई चीज़ है, तो वो उस कुछ क्षण के लिए फ्री हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे पिताजी आकर मुझे डांटते हैं या मुझे मारते हैं, तो उस मोमेंट पे, जिस समय वो मुझे डांट रहे हैं या मार रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, उस मोमेंट पे मैं उस इंसान से भी और उस निकल होने वाले एक्सपीरियंस से भी दूर हटना चाहता हूँ। बिकॉज मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहा है कि ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। ठीक ऐसे ही जैसे शरीर में कोई बीमारी का एक्सपीरियंस हो, दर्द को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम चाहते हैं कि फटाफट इसमें से निकलें हम। ठीक ऐसे ही लाइफ में जो भी सिचुएशंस हमको दिखती हैं, टॉर्चरस दिखती हैं, परेशान करने वाली, हम उसमें से निकलना चाहते हैं। हम पहचान लेते हैं तब। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पूरी तरह से उसको देखते नहीं हैं। जब हम देख रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तो अपनी एक स्क्रीन लगा कर देखते हैं हम। इसको मैं कहूँगा स्पिरिचुअल स्क्रीन, कि अच्छा ये मुझे डांट रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, ज़रूर मेरा कोई ना कोई अटैचमेंट है और मुझे डिटैच होना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं आराम से रह पाऊँगा। ये स्क्रीन है। अगर सचमुच में मुझे अपना अटैचमेंट दिखाई दे जाए किसी चीज़ के साथ, और ये भी दिखाई दे जाए कि वो अटैचमेंट ही मेरे इस दुख का कारण है, तो खट करके मेरा अटैचमेंट टूट जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज ये जो अटैचमेंट है ये इस फिज़िकल बॉडी का बहुत जन्मों का इकट्ठा हुआ है। जब मैं किसी सोसाइटी को देखता हूँ, अपने माँ बाप, वाइफ, बच्चे को देखता हूँ, तो मेरा ही पार्ट है, इसी बॉडी का ही टिश्यूज़ है। इसीलिए जब उनको बीमारी होती है तो हमको भी दुख होता है। जब कोई कलीग्स के साथ कोई चुटकुले कर रहा है, जोक्स जो कर रहा है, कोई फिल्म के बारे में बात कर रहा है, हमको भी हंसने का मन करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम और वो एक ही हैं, उसी सोसाइटी के ही वही बाशिंदे हैं। जैसे गेहूँ होता है ना, सारे कण एक ही होते हैं गेहूँ के, ऐसे ही जहाँ जहाँ पर जो भी चीज़ चल रहा है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आप मार्केट में हो, हर जगह
हम ही लोग हैं। इसलिए हंसने में कोई बुराई नहीं है और ना ही तो किसी भी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करने में कोई बुराई है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब जिस समय जो एक्सपीरियंस आ रहा है उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि यार उस समय मैंने ये नहीं किया, काश मैं डिसआइडेंटिफाई हो जाता। जिस समय मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, अगर मैं उस मजाक के मोमेंट पे मैं अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर सकता और अवेयर रह पाता, तो ये जो पास्ट इंडिफरेंट टेस्ट होता है, टेंस होता है ना, ता ते ती वाला, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर पाता, वो इस मोमेंट पे अपने माइंड को ऑब्जर्व करने के बजाय पास्ट में अपने माइंड को घुमाता रहता है। ये चीज़ देखना होगा हम लोगों को। प्लस ये जो आपकी बातचीत है, आपने कहा कि एक दिन भी सुबह से लेकर शाम तक अवेयर रह पाना कितना मुश्किल काम है। एक दिन तो खाली हमारी कल्पना है, 24 आवर्स इज़ अ वेरी बिग इमेजिनेशन। एक दिन नहीं होता अवेयरनेस का। ये हमने दिमाग में एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर बना रखी है, जैसे एक आइडियल पिक्चर होती है, आइडियल हीरो, आइडियल हीरोइन, एक आइडियल बच्चा, आइडियल परिवार। ऐसे ही आपने एक आइडियल दिन का एक फिल्म बना रखा है कि मैं बुद्ध की तरह ऐसे घूमूंगा, मेरे थॉट्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं किसी के साथ अटैच्ड महसूस नहीं करूंगा। इस तरह के ढेर सारे आइडियल्स हैं। फैक्ट ये है कि इस मोमेंट पे कुछ सेकंड के लिए मैं किसी चीज़ के साथ जुड़ा हूँ, बस इस मोमेंट पे किसी कुछ मोमेंट के लिए मैं किसी के साथ अलग महसूस कर रहा हूँ। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांस के साथ जुड़ते हैं और आसपास में जो भी इम्पल्सेस हैं, जो भी थॉट्स हैं, उससे कुछ सेकंड्स के लिए हम अलग हो जाते हैं। फिर अगला मोमेंट आता है, खाना खाने का टाइम आता है। जैसे ही स्वादिष्ट खाना आता है तो हम कुछ सेकंड के लिए उस खाने के साथ जुड़ जाते हैं। वैसे ही फिर बेकार सा खाना आता है तो मन लगता है अरे ये खाना क्यों बनाया गया, तो कुछ सेकंड्स के लिए हम अपने टेस्ट के साथ आइडेंटिफाई कर जाते हैं। तो ये जो अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग हमारे मूड्स हो रहे हैं, उसके साथ उसको पीछे पीछे जा कर के देखना, बजाय जब वो सब चला गया तो उसके बारे में कल्पना करना कि काश मैं उसको देख पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पिरिचुअलिटी में या लाइफ में कि जब फिज़िकल वर्ल्ड की वो डिज़ायर्स से हम छूटते हैं, जब हमारा एम्बिशंस छूटता है कि हमको बहुत पैसा नहीं कमाना, बहुत नाम नहीं कमाना, तो हम स्पिरिचुअल डिज़ायर्स से पकड़ आ जाते हैं। हमको लगता है नहीं अब हमको एनलाइटनमेंट पाना है, पैसा नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। और ये एनलाइटनमेंट हमारे थॉट्स को पास्ट में ले जाता है। एक पूरा दिन अवेयर नहीं रहना है और ये भी ना उम्मीद करें कि लोग आपको समझेंगे। लोग आपको समझते हैं, थोड़ा बहुत तो समझते हैं। शिरीष मुझे थोड़ा बहुत समझता है, रिम्पी थोड़ा बहुत समझती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ तो शायद आपको एहसास हो। हमारे यहाँ एक सेंटर में एक बच्ची है, काम करती है, तो उसका आज ये हाथ का रेडियस बोन है, उसमें फ्रैक्चर निकला। तो पूछा उससे मैंने क्या हुआ, तो बोलती है कुछ नहीं सर, चोट लग गई। बाद में रिम्पी को उसने बताया कि उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई हो गई थी और हाथ मरोड़ दिया और उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ। किसी का हाथ कोई मरोड़ दे और फ्रैक्चर हो जाए, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो मैं अपने मन में सोच रहा था, कुछ सोचा, फिर मैं चुप हो गया। तो रिम्पी बोलती है बताओ, ऐसे उस लड़की औरत की ज़िंदगी है बेचारी की, वो ना घर छोड़ सकती है और ना ही तो घर में रह सकती है। घर छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी, किसके भरोसे रहेगी, और अगर घर पे रहेगी तो ये सब झेलना पड़ता है। एक नॉर्मल इंडियन वाइफ की, एक नॉर्मल इंडियन लड़की की यही ज़िंदगी है। मैंने उनसे कहा देखो रिम्पी, ऐसा है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चल रहा होगा उसका भी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 8 साल वो कुछ रिम्पी को बता रही थी, मैम भी तो अक्सर होता रहता है। पिछले साल उसका पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था पैर, और अब इसका हाथ टूट गया। बोलते मेरे हस्बैंड अक्सर ऐसे लड़ाई करते रहते हैं। हम जब अपनी ज़िंदगी को जीते हैं ना, तो हम आसपास के माहौल के साथ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखते हैं। आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको कुछ दूंगा, बदले में आप मुझे झेलिए, मैं आपको झेलूँगा। उसके हस्बैंड से या उसके परिवार से जो भी उसको सिक्योरिटी मिलती होगी, घर मिल रहा होगा, वो उसको चाहिए, और वाइस वर्सा ये अपना मेहनत करके दे देती होगी। वाइफ का रोल हस्बैंड ये अपनी बहू का रोल प्ले कर देती होगी, और इसी में ही झंझट में लड़ाइयाँ, झगड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरे भी परिवार की हालत ऐसे ही थी, मेरे भी फैमिली के अंदर में ऐसे ही वायलेंस चलता था।
फिर मुझे जिनोगा के आने के बाद और वैसे भी मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया अपने बारे में कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट हो। इसलिए जब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करा रहे थे अपने हिसाब से, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा वो सब झंझट जो मेरी फैमिली में चलता है, हस्बैंड वाइफ और रुपया पैसा और झंझट लड़ाई, वो नहीं चाहिए मुझे। तो इट वॉज काइंड ऑफ संन्यास ओनली, काइंड ऑफ संन्यास, बिकॉज मैंने उसको कोई घर छोड़ करके मैं साधु बन के घर के बाहर नहीं गया। आई वॉन्टेड अ पीसफुल लाइफ, और मैं एक ऐसी फैमिली चाहता था, एक ऐसी लाइफ चाहता था जहाँ पर कोई वायलेंस ना हो, ना ही तो फिजिकल वायलेंस और ना ही तो साइकोलॉजिकल वायलेंस। तो जब नौकरी पाए, यहाँ पर रहने लगे, अब आते हैं पेरेंट्स कभी कभी आते हैं, थोड़ी बहुत वायलेंस होती है, बट साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, फिजिकल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होती। मेरा और मेरी वाइफ के बीच में कभी भी कोई भी हाथापाई नहीं हुई। क्या हम दोनों को कभी गुस्सा नहीं आया? जैसे ही गुस्सा आता है वो दिखता है, उसमें ढेर सारी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, फिर वो ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद हम दोनों की बातचीत होती है। मैं अपने बारे में बताऊँ, और जब मेरे अंदर में से वायलेंस नहीं आता तो वही रिस्पॉन्स उसकी तरफ से भी आता है, रिम्पी की तरफ से भी आता है। ठीक ऐसे ही हमारे आसपास में मंजू हैं, आप हैं, रमाकांत हैं, और जो भी लोग हैं, जब वो लोग कुछ कहते हैं फिर हम उसका रिस्पांस देते हैं, तो इसी रिस्पांस कहने देने में ही या तो वायलेंस हो सकता है, जैसे आपने कहा लोग मुझे समझते नहीं है। नहीं समझना मतलब एक तरह का साइकिक वायलेंस। मान लीजिए आप किसी चुटकुले पे नहीं हंस रहे हैं और मैं आपके ऊपर फिर टॉन्ट करना शुरू कर दूँ, अच्छा बड़े साधु बनते फिरते हो, तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है। तो प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर आप अपने माइंड में कुछ बनना चाहते हैं, आप आसपास के लोगों से चाहते हैं कि मुझे समझें। आप अगर अपने आप को समझना शुरू कर देंगे तो धीमे धीमे आपकी लाइफ यहाँ से शिफ्ट होती जाएगी और वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर आपकी माइंड की एनर्जी है, जैसे आप हैं। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है कि जिस तरह के आप होते हैं उसी तरह का माहौल आपके आसपास इकट्ठा हो जाता है। आपको लगता होगा कि आप जिनोगा पढ़ रहे हैं, आप कृष्णमूर्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी छोटी छोटी हरकत करते हैं उसका असर हमारे दिमाग पे आता है, हमारी बॉडी पे आता है, और उसकी वजह से हमारे आसपास के माहौल पे पड़ता है। लेकिन वो असर दिखाई नहीं देता, बिकॉज हम ढेर सारा चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि 1 चम्मच चीनी डाल दें और मिठास 100 चम्मच की हो जाए, लेकिन 100 चम्मच के लिए धीमे धीमे आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ आपके पास इस मोमेंट पे चल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस देख रहे हैं आप अपने माइंड को देखिए कि घर पे या जॉब में या कोई भी चीज़ों में लोग मुझे समझते नहीं हैं। उस मोमेंट पे जैसे अगर मुझे मेरी वाइफ नहीं समझ रही है, या अभी एक और घटना हुई थी। मंजू ने किसी डॉक्टर से बात कराने के लिए रिम्पी को फ़ोन दे दिया कि आप बात कर लीजिए। उन्होंने कुछ ऑपरेशन कराया था तो उसको डिस्काउंट कराने के लिए फ़ोन कर दिया। तो डॉक्टर्स पसंद नहीं करते कि कोई उनको फ़ोन करे बार बार और डिस्काउंट कराए, तो थोड़ा सा नाराज़ हो गई रिम्पी। पहले बता तो देना चाहिए था क्या चक्कर था क्या नहीं था। फिर वो जब चली गई तो मैंने प्यार से रिम्पी से कहा कि रिम्पी वो बेचारी समझ नहीं पाई ना, इसलिए ऐसा किया। फिर वो भी परेशान हुई थी, मंजू भी सब परेशान, भैया हम तो जानबूझ के फ़ोन नहीं कराना चाहते थे। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, ऐसे तो सीखते हैं हम लोग। तो जहाँ पर भी आपके आसपास में लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट ऑफ सीइंग व्हाट वी हैव टू लर्न। कहीं चल के हम ठोकर खाते हैं तो ठोकर ही तो वो स्पॉट है जहाँ से आपको बच के निकलना चाहिए था। अंधेरे में जब आप चलते हैं तो अगर आपके सामने कोई फर्नीचर है तो आप अगर ठोकर खाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि इस जगह पर फर्नीचर है। अंधे ऐसे तो सीखते हैं, हम सब अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंधे हैं, साइकोलॉजिकली अंधे हैं। हम ये नहीं देख पाते कि हमारी शब्द, इस बच्ची को ये नहीं समझ में आएगा इसका हाथ मरोड़ा गया है, इस बच्ची को ये नहीं समझ में आएगा कि उसके कौन से शब्द ने उसके हस्बैंड को वायलेंट बना दिया। मैं रिम्पी को कह रहा था कि अगर मुझे मजबूरी में रहना हो तो फिर मैं जंगली जानवरों से बच के रहूँगा। मैं सांप को, जब सांप फुफकारता है या शेर दहाड़ मारता है और मैं उसके साथ रहने वाला हूँ, तो मुझे अपने आप को बचा के चलना चाहिए। लेकिन हम सोसाइटी में ऐसे नहीं रहते हैं। हम ऐसे लगते हैं एकदम बेफिक्र होकर के जीते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उनको लगता है हमारा कोई इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए लड़ाई होनी ही थी। मार्शल आर्ट्स में कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग योर ओपोनेंट्स, और वो जब फाइट करें तो आप अपने को बचा सकें फिजिकल लेवल पे। ठीक ऐसे ही आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को ऑब्जर्व करके इस मोमेंट से बिना हर्ट हुए निकलना है। और यही असल में संन्यास है, जिसमें आप किसी और से कुछ न चाहते हैं न आप देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप इस कंडीशन में फंसे हैं तो कुछ न कुछ है जो लाइफ आपको इसी कंडीशन में सिखा सकती है। और जैसे ही लाइफ के लेसन्स इस कंडीशन के लिए पूरे हो जाएंगे, वैसे ही लाइफ आपको यहाँ से निकाल कर अचानक से मिस्टिकली आपको कहीं और पहुँचा देगी, और आप सोचेंगे ओ माय गॉड, मैं तो
इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं उस कंडीशन में रहता था। आज मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं एक ऐसे फैमिली में रहता था जहाँ पर वायलेंस था, जहाँ पर चीज़ें बद से बदतर हो जाती थी, और मैं ऐसी कंडीशन अपने परिवार में कभी नहीं आने दे सकता, मेरी कल्पना में नहीं आ सकता। तो अपने आप को ये एजिटेशंस, ये मोमेंट्स के साथ देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आइडियल्स हैं, उसको ऑब्जर्व करिए और टाइम दीजिए अपने आप को। आपने WBX ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ढेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ढेर सारी फंडिंग मिलती है कंपनीज़ को, और किस तरह से इंडियन कंपनीज़ की मार्केट ग्रो हुई और फ्यूचर क्या है इंडियन कंपनीज़ का। इसलिए मेरा आपको इनविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टअप्स में और वेंचर्स में, बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, WBX को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं, क्या सोल्स होते हैं, मरने के बाद सोल्स का क्या होता है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके मन में चलते हैं तो पास्ट लाइफ रियलिटी PLR ये आपको ब्लो कर देगा, आपके सारे आइडियाज़ को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको एक नई क्लैरिटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में। छोटी छोटी डिसीजंस भी लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिसीजन हमारा माइंड लेते कैसे है, क्या है वो फैक्टर्स जो हमको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में। अगर अपने डिसीजंस को ठीक करना है ज़िंदगी भर के लिए, छोटे छोटे और सारे बड़े डिसीजंस को, तो यू शुड ज्वाइन आवर BDM। सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम इस समय अगर ऑनलाइन कोई है तो दैट इज़ ज़ेनुगा बेसिक कोर्स। और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना कोर्स है, इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप अपने खुद के टीचर हैं। इसलिए यू शुड ज्वाइन ज़ेनुगा बेसिक कोर्स अगर आप बहुत सीरियसली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा अवेयरनेस की कितनी वैल्यू है। अगर नहीं पता चला है तो नाउ जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं अवेयरनेस के, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग के ऊपर। अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो यू शुड ज्वाइन SPMT।